एपिसोड 71। मास्टर ने धमकाया। कमरे के बाहर खड़े होकर सभी बच्चे डीन और अकाला इंतजार कर रहे थे। डीन तो बार बार इधर से उधर चक्कर लगाए जा रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और मास्टर और तरुण दोनों कमरे से बाहर निकल आते हैं। उनके बाहर आते ही सभी बच्चे डीन और अकाला खड़े होकर उनके पास आ जाते हैं। जिया तरुण के हाथ को पकड़कर उसके पास खड़ी हो जाती है। तभी डीन मास्टर से पूछते हैं, अब मोहित कैसा है? मास्टर बताते हैं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, अब वो ठीक है, थोड़ी बहुत देर में वो उठ जाएगा। ये सुनकर डीन कहते हैं, ठीक है, पर मैं एक बार देखकर आता हूं। इतना कहकर डीन कमरे के अंदर जाने लगते हैं और उनके साथ साथ अकाला भी मोहित को देखने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मास्टर तरुण से कहते हैं, तरुण याद रखना, एक बेकसूर आदमी भी अपनी एबिलिटी की वजह से मुसीबत में पड़ सकता है। इतना कहकर मास्टर वहां से चले जाते हैं। तरुण के सभी दोस्त अब उसके पास आ जाते हैं। जिया तरुण की फिक्र करते हुए पूछती है, तरुण तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? मैं अब ठीक हूं जिया, तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर तरुण वहां से थोड़ा आगे आकर खड़ा हो जाता है। जिया भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और फिक्र करते हुए दोबारा पूछती हैं, तरुण आखिर बात क्या है? तरुण जिया से पूछते हुए कहता है, क्या तुम सोल बोन के बारे में जानती हो? यह सुनकर जिया चौंक जाती है और पूछती हैं, क्या मास्टर ने यह बताया कि एक सोल बोन तुम्हारी पीठ पर है? इस पर तरुण हां में अपनी गर्दन हिला देता है। कुछ देर के बाद मास्टर और तरुण दोनों स्कूल के अंदर ही घूम रहे थे। तरुण मास्टर से पूछता है, वैसे आप यहां कब आए? मास्टर बताते हैं, मैं यहां कुछ दिन पहले ही आया था और यहां आकर पता लगा कि तुम सब शाइन जंगल के अंदर घुस चुके थे, पर तुमने मुझे चौंक दिया। तुमने इतनी सी उम्र में ही बहुत कम समय में 30 लेवल अचीव कर लिया। यह सब आपकी अच्छी सीख की वजह से ही हुआ है। तरुण कहता है, क्या मैंने तुम्हें यह सिखाया था कि तुम किसी सोल बीस्ट की उम्र जाने बिना उसकी सोल रिंग ग्रहण करना? मास्टर पूछते हैं। मास्टर के मुंह से यह सुनकर तरुण चौंक जाता है और सिर झुकाकर जवाब देता है, नहीं। मास्टर उसका जवाब सुनकर धमकाते हुए कहते हैं, अगर मैंने तुम्हें नहीं सिखाया था तो फिर तुमने इस तरह का खतरा उठाने की सोची भी कैसे? तुम्हें इंसानी चेहरे वाली मकड़ी के खतरे के बारे में पता होना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं फिर तुम्हारे पिता को क्या जवाब देता? तुम ही मेरे एक शिष्य हो और तुम्हें मेरी इजाजत के बिना मरने की इजाजत नहीं है, समझे? तरुण को मास्टर के मुंह से यह सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और वो मास्टर से माफी मांगते हुए कहता है, यह मेरी गलती थी मास्टर, इसके लिए मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी। मास्टर आगे कहते हैं, तरुण तुम्हारी एक बहुत बुरी कमजोरी है और उसकी वजह से तुम्हें आगे भविष्य में मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तरुण यह सुनकर मास्टर से पूछता है, वो कमजोरी क्या है? मास्टर आप मुझे बताओ और मैं उसे ठीक करूंगा। मास्टर बताते हुए कहते हैं, यह तुम्हारी कमजोरी भी है और साथ ही यह तुम्हारी ताकत भी है। तुम अपनी जिंदगी से ज्यादा भावनाओं के बारे में गंभीर हो। आप इसके बारे में पहले से ही जानते थे। तरुण पूछता है। मास्टर बताते हुए कहते हैं, अगर यह जिया की वजह से नहीं होता तो तुम अपने आपे से बाहर नहीं होता और इतना खतरा नहीं उठाते। मैं तुम्हें इसके लिए इसलिए डांट रहा हूं ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि किसी भी जगह और किसी भी परिस्थिति में तुम्हें शांत रहना चाहिए और दिमाग से सोचना चाहिए। अगर तुम्हारा कोई चाहने वाला मुसीबत में है तो तुम्हें उस परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। अगर तुम पहले अपने आप को बचा पाओगे तभी चांस है कि तुम दूसरों को भी बचा पाओगे। मास्टर आगे कहते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गुस्से से सॉल्व नहीं हो सकती। क्या तुम समझ गए? तरुण उदास होकर जवाब देता है, मास्टर मैं समझ गया। मास्टर अब आगे तरुण से कहते हैं, ठीक है, जो भी तुमने हासिल किया है वो मुझे दिखाओ। इतना सुनकर तरुण तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी पौधे वाली सोल को बाहर निकाल लेता है। तरुण के नीले पौधे की जड़ें बाहर निकल आती हैं और उनका रंग अब नीले से गाढ़ा गुलाबी हो चुका था। मास्टर उसे देखकर कहते हैं, नीला पौधा अब पहले से ज्यादा पतला हो चुका है और ये पहले से ज्यादा चमकदार भी हो गया है। इसकी ये मीठी महक इंसानी चेहरे वाली मकड़ी के जहर की वजह से आ रही है। मास्टर आगे एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहते हैं, तरुण उस पेड़ को जकड़ दो
और जोर से खींचने की कोशिश करना। इतना सुनते ही तरुण उस पेड़ की तरफ जड़ों को छोड़ देता है और जड़ें कस कर पेड़ को जकड़ लेती है। जकड़ते ही तरुण जोर लगाकर पेड़ को नीचे की तरफ खींचने लगता है। तरुण के खींचने से पेड़ नीचे की तरफ मुड़ जाता है। मास्टर उसके पास जाते हैं और मजबूती देखकर कहते हैं, तुम्हारा पौधा पहले से पतला जरूर हो गया है, पर यह पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। बहुत अच्छे। मास्टर अब तरुण से कहते हैं, तरुण अब इसे छोड़ दो और यहां आओ। इतना सुनकर तरुण अपनी जड़ों की पकड़ से पेड़ को छोड़ देता है और मास्टर के पास आने लगता है। पेड़ पर जड़ों के झर की वजह से निशान पड़ गए थे जो गहरे गुलाबी रंग के चमक रहे थे। तरुण मास्टर के पास आकर पूछता है, मास्टर ये क्या था? मास्टर बताते हुए कहते हैं, क्योंकि तुमने अपनी तीसरी सोल रिंग को ग्रहण करने में काफी ज्यादा खतरा उठाया था, इसलिए तुम्हें लाभ भी काफी अच्छा हुआ है। इंसानी मकड़ी की सोल रिंग ने नीले पौधे की तुम्हारी आत्मा को बढ़ा दिया है। इसकी ताकत ने नीले पौधे को मजबूत तो किया ही है, साथ ही इसके झर ने नीले पौधे को और भी जहरीला बना दिया है। मास्टर आगे तरुण से कहते हैं, मैं तुम्हें दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं, बेशक इस खतरे को उठाने पर तुम्हें अच्छा लाभ हुआ है, पर यह काफी खतरनाक था और ऐसी गलती दोबारा कभी भी मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे पहले मरो। इस पर तरुण भी थोड़ा भावुक हो जाता है और फिर सख्त होकर मास्टर से वादा करते हुए कहता है, मास्टर मैं वादा करता हूं, मैं कभी भी दोबारा ऐसे उतावला होकर काम नहीं करूंगा। इस पर मास्टर खुश होकर कहते हैं, गुड, बहुत अच्छे, चलो अब मुझे अपनी तीसरी स्किल दिखाओ। ठीक है मास्टर, अभी दिखाता हूं। इतना कहकर तरुण अपने सीधे हाथ को आगे कर लेता है और उसके सीधे हाथ में एक नीली रोशनी चमकने लगती है। तरुण उस रोशनी को जोर से ऊपर की तरफ फेंक देता है, जो एकदम से एक बड़े से जाल में बदल जाती है और एक बहुत बड़ा जाल उनके ऊपर गिरने लगता है। ये देखकर मास्टर काफी खुश हो जाते हैं और तरुण से कहते हैं, तुम्हारी ये नई स्किल काफी कमाल है, मुझे बहुत पसंद आई। मास्टर के मुंह से तारीफ सुनकर तरुण खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी मास्टर ये देखकर तरुण से कहते हैं, अब मन ही मन खुश होते रहोगे या हमें इसमें से निकालोगे भी? अभी निकालता हूं मास्टर। इतना कहकर तरुण अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और वो जाल वहां से गायब हो जाता है और मास्टर और तरुण दोनों वापस सभी के पास जाने लगते हैं। मास्टर और तरुण दोनों स्कूल में घरों के पास पहुंच जाते हैं। मास्टर तरुण से कहते हैं, अब तुम आराम करो तरुण, हम अब कल सुबह ट्रेनिंग पर मिलेंगे। ठीक है मास्टर, तरुण जवाब देता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मास्टर भी वहां से चले जाते हैं। तरुण अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है। वो अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है और तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और वो पाता है कि वो इस समय अपने कमरे में था ही नहीं, बल्कि वो इस समय शैतान की घाटी पर खड़ा था, जहां से पिछले जन्म में उसने कूदकर अपनी जान दी थी। एपिसोड 72, लोहारों की दुकान। तरुण इस समय अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था और तभी वो अपने आप को शैतान की घाटी पर खड़ा पाता है। मान कबीले के क्षेत्र में स्थित शैतान की घाटी को देखकर तरुण बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तरुण अपने चेहरे को हाथ लगाकर कहता है, ये तो शैतान की घाटी है, मैं यहां फिर से। इतना कहकर तरुण जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे अपने पिछले जन्म वाला रूप उसके सामने खड़ा नजर आता है। तरुण उसे देखकर कहता है, ये जरूर कोई सपना है, तुम असलियत में नहीं हो। ये सुनकर उसके पिछले जन्म वाला रूप समझाते हुए कहता है, ये कोई सपना जरूर हो सकता है, पर ना ही मैं कोई सपना हूं और ना ही मान कबीला कोई कहानी है। तरुण उसे जवाब देते हुए कहता है, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच में थे? तुम्हारी डेमन आंखें और ये गुप्त हथियार मेरी ही देन है, वरना तुम सब इसका इस्तेमाल कैसे कर पाते हो? कभी सोचा नहीं है क्या कि तुम्हें इन सब के बारे में पता कैसे है? तरुण के पिछले जन्म वाला रूप बताते हुए कहता है। ये सुनकर तरुण चुप हो जाता है और कुछ सोचकर पूछते हुए कहता है, इसका मतलब तुम और मान कबीला मेरे लिए महज एक सपना नहीं हो? पिछले जन्म वाला रूप जवाब देते हुए बताता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। न तुम मुझसे और मान कबीले से अलग हो सकते हो और ना ही मान कबीला तुमसे अलग हो सकता है। तरुण ये सुनकर उससे पूछता है, तो फिर मैं अब क्या करूं?
क्या मैं वहां कभी वापस नहीं जा पाऊंगा? इस पर पुराने जन्म वाला रूप जवाब देता है, ये जरूरी नहीं है। मान कबीले की शुरुआत तुम यहाँ नए सिरे से भी कर सकते हो। मान कबीला वही होगा जहां उसकी सभ्यता जन्म लेगी, और वो जरूरी नहीं कि दोबारा उसी पुरानी जगह पर हो। इतना कहकर पुराने जन्म वाला रूप वहां से गायब हो जाता है और तरुण भी अब वापस अपने कमरे में आ जाता है। तरुण इस समय कमरे में बैठकर कुछ सोच रहा था और फिर खड़ा होकर कहता है, मैं यही मान कबीले की शुरुआत करूंगा, इसी दुनिया में उसे फिर से खड़ा करूंगा, और इस बार वो एक कबीला नहीं बल्कि एक समुदाय कहलाएगा, मान समुदाय। मान समुदाय की शुरुआत का काम आज से ही शुरू कर देते हैं। उसके लिए मुझे शहर चलकर कोई बेहतर और बड़ी लोहार की दुकान ढूंढनी होगी जो मेरे इन हथियारों को बना सके। इन हथियारों से ही एक बहुत बड़ा व्यापार की शुरुआत होगी, जिससे अच्छी कमाई भी होगी और मान समुदाय पूरी धरती पर मशहूर हो जाएगा। बस एक बार किसी अच्छे लोहार को उसके लिए मना लिया जाए, तरुण खुद से ही कहता है। इतना कहकर तरुण अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने स्कूल से शाइन शहर की तरफ निकल जाता है। तरुण शहर के अंदर पहुंच जाता है और किसी बड़ी सी लोहार की दुकान को खोजने लगता है। तरुण शहर के अंदर दुकान खोजता घूम रहा था, पर उसे अभी कोई लोहार की दुकान नहीं मिल पाई थी। वो थोड़ा और आगे जाकर ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसे एक बहुत बड़ी लोहार की दुकान नजर आती है और तरुण तुरंत उसकी तरफ चल देता है। वो दुकान नहीं बल्कि कोई बड़ी फैक्ट्री लग रही थी जो करीब 200 मीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी थी। उसमें एक साथ बहुत सारे लोहार काम कर रहे थे। दरवाजे के ठीक सामने एक डेक पर एक आदमी बैठा हुआ था। तरुण उसके पास जाता है और उस पर बैठे आदमी से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यही शाइन शहर की सबसे बड़ी लोहार की दुकान है? वो आदमी शिगार पी रहा था और तरुण के पूछने पर उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी एक लड़का तरुण के पास आता है जो उसी दुकान में काम करता था और वो तरुण के पास आकर पूछता है, मिस्टर, आपको क्या चाहिए? तरुण उसे बताते हुए कहता है, मुझे माल को कस्टमाइज करवाना है। ये सुनकर वो लड़का कहता है, अगर ऐसा है तो आप मुझे बस बता दीजिए कि आपको क्या बनवाना है। ये सुनकर तरुण उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम ये कर नहीं पाओगे। इतना कहकर तरुण एक नक्शा निकालकर उस लड़के के हाथ में दे देता है। वो लड़का नक्शा खोलकर जैसे ही उस पर नजर डालता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। डेक पर बैठा आदमी ये देख रहा था और अब वो लड़का उस आदमी की तरफ देखता है और फिर तरुण का दिया हुआ नक्शा उस आदमी को पकड़ा देता है। वो आदमी उस नक्शे पर नजर डालता है जिस पर तरुण के हथियारों को बनाने के लिए मॉडल बने हुए थे। वो आदमी भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपनी भारी सी आवाज में तरुण से पूछता है, बच्चे, क्या तुम इसके बारे में बताना शुरू करोगे कि आखिर ये क्या है? तरुण उसे जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ये बताओ कि तुम इसे बना पाओगे या नहीं। मुझे इसके 20 सेट चाहिए। तुम्हें सबसे अच्छे लोहे का इस्तेमाल करना है जो सबसे अच्छा और अच्छे से रिफाइन किया गया हो। यह सुनकर वो आदमी जवाब देता है, रिफाइंड लोहा काफी महंगा है, अपने बॉस को मेरे पास बात करने के लिए भेजो। तरुण ये सुनकर अपनी पर्पल डेमन आंखों का इस्तेमाल करके उस आदमी को परखने की कोशिश करता है, क्योंकि तरुण को कुछ महसूस हो रहा था और तरुण बिल्कुल सही था। वो आदमी जो कि उस बड़ी दुकान का मालिक भी था, उसके शरीर में से ऊर्जा निकल रही थी जो तरुण अपनी पर्पल डेमन आंखों का इस्तेमाल करके देख लेता है। तरुण ये देखकर उससे पूछता है, सर, आप एक सोल मास्टर हैं? ये सुनकर वो आदमी तरुण से पूछता है, तुम भी उनमें से एक हो? तरुण इस पर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और उसे कहता है, क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं? वो आदमी जो कि उस दुकान का मालिक भी था, तरुण से अकेले में बात करने के लिए मान जाता है और तरुण से कहता है, चलो मेरे साथ आओ। इतना कहकर वो आदमी पहले खुद अपनी सीट से खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है। जैसे ही वो डेक से बाहर निकलकर आता है तो दिखता है कि उसका एक पैर कटा हुआ था, जिसमें उसमें चलने के लिए एक लोहे का पैर लगाया हुआ था। वो आदमी एक लाठी का सहारा लेकर आगे चलने लगता है और तरुण भी उसके साथ साथ चलने लगता है। वो तरुण को अपनी बड़ी सी दुकान के बीच में से साथ लेकर जा रहा था। उसकी दुकान में काम करने वाले सभी लोहार पूरी तरह से ध्यान लगाकर अपना काम कर रहे थे। तरुण गुजरते हुए उन पर नजर डालता है और मन ही मन कहता है, इनका शरीर काफी मजबूत और तगड़ा नजर आ रहा है, साथ ही ये पूरे ध्यान के साथ शांति से अपना काम कर रहे हैं
और इसे देखकर साफ नजर आ रहा है कि ये काफी ज्यादा अनुभवी लोहार है। अब तभी तरुण की नजर आयरन ब्लड भाइयों पर पड़ती है। इन दोनों से तरुण और जिया ने अपना पहला डुअल मुकाबला किया था। वो दोनों साथ मिलकर वहां बड़े से लोहे के टुकड़े को पीट रहे थे। उन्हें देखकर तरुण कहता है, ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं? दुकान का मालिक ये सुनकर तरुण को जवाब देता है, ये दोनों मेरे जुड़वा बेटे हैं। एक आयरन टाइगर और दूसरा आयरन ड्रैगन है। ये दोनों अभी जवान हैं और इनके पास मेरी स्किल भी है। ये दोनों दुकान के अंदर सबसे बेहतर लोहार है। अगर हो सकता है तो मैं उन दोनों से ही अपने ये हथियार बनवाना चाहूंगा, तरुण कहता है। दुकान का मालिक अब तरुण को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। वो कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। कमरे की दीवारों पर तलवारें और भाले टंगे हुए थे और एक मेज के दोनों तरफ कुर्सियां रखी हुई थीं और पास में ही एक छोटी मेज भी रखी हुई थी। दुकान का मालिक मेज के दूसरी तरफ रखी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और फिर मेज के बाहरी तरफ रखी कुर्सी पर तरुण को बैठने के लिए कहता है। तरुण भी कुर्सी पर बैठ जाता है। दुकान का मालिक अपना शिगार जलाता है और उसे फूंकते हुए तरुण से कहता है, ठीक है, तो बताओ कि तुम हमसे कैसा सहयोग चाहते हो? इस पर तरुण उन्हें बताते हुए कहता है, मिस्टर आयरन, ये कैसा रहेगा? मैं आपको 100 सोने के सिक्के नकद जमा के रूप में दूंगा। कृपया आप पहले एक सेट तैयार करना। अगर क्वालिटी अच्छी रही तो उसके बाद सबको बनाना शुरू कर देना। ये सुनकर दुकान का मालिक कहता है, पैसे तो काफी है, पर मुझे एक और गारंटी देने वाला चाहिए। क्योंकि तुम एक सोल मास्टर हो, तो क्या तुम मुझे अपना सोल मास्टर कार्ड दिखा सकते हो? सोल मास्टर कार्ड एक ऐसा कार्ड था जिसमें सोल मास्टर के बारे में सभी जानकारी रहती थी और सोल मास्टर के लेवल का रिकॉर्ड भी रहता था। ये सोल मास्टर के लिए काफी जरूरी होता है। इसे आसानी से किसी को भी नहीं दिखा सकते जब तक दिखाना जरूरी ही ना हो। तरुण अपनी बेल्ट की स्पेस का इस्तेमाल करता है और अपना कार्ड निकालकर दुकान के मालिक की तरफ फेंक देता है। दुकान का मालिक उस कार्ड को देखता है और पढ़ते हुए कहता है, 4636 में तुमने नॉर्डिक स्कूल में दाखिला लिया। मार्शल हॉल ब्राच, मार्शल आत्मा नीला पौधा। ये तो एक बेकार की मार्शल सोल है। तभी दुकान के मालिक की नजर तरुण के लेवल पर पड़ती है और एकदम से वो चौंक जाता है और चौंक कर कहता है, तुम एक महान सोल मास्टर हो। तुम 3 साल के अंदर ही इस लेवल तक पहुंच गए। इस पर तरुण खड़ा होता है और जवाब देता है, आपने बिल्कुल सही समझा। इतना कहकर तरुण अपनी सोल के साथ सोल रिंग्स को बाहर निकालने लगता है। अपनी सोल और सोल रिंग को बाहर निकालकर तरुण दुकान के मालिक को दिखाते हुए बताता है, मैंने अपनी सोल रिंग को थोड़े ही समय पहले हासिल किया है और मेरे पास अभी रजिस्टर करवाने का समय नहीं है, इसलिए मेरे कार्ड में मेरे सोल सम्मान के गुरु बनने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तरुण की सोल रिंग देखकर और उसके मुंह से ये सुनकर दुकान का मालिक और भी ज्यादा चौंक जाता है और चौंकते हुए अपनी आंखें बड़ी करके पूछता है, 3 सोल रिंग? तुम्हारे पास 3 सोल रिंग है? इस बच्चे ने इतनी सी उम्र में ये सब हासिल कर लिया? दुकान का मालिक मन ही मन हैरान होकर कहता है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी दरवाजा खोलकर उसके दोनों बेटे उसके पास आ जाते हैं और खुश होते हुए अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, हमने अभी सुना है कि यहां हमारे लिए कोई बड़ा काम है। एपिसोड 73। अभी तक दुकान मालिक के दोनों बेटों ने अच्छे से नजर भरकर तरुण को नहीं देखा था, पर तरुण उनसे मिलने की खुशी जताते हुए उन दोनों भाइयों से कहता है, तुम दोनों से दोबारा मिलकर अच्छा लगा। इतना सुनते ही वो दोनों तरुण की तरफ देखते हैं और उसे पहचान कर कहते हैं, अच्छा, तो ये तुम हो? तभी उनका पिता उनसे पूछता है, ड्रैगन और टाइगर, क्या तुम दोनों सोल सम्मानित मास्टर तरुण को जानते हो? वो दोनों हां में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहते हैं, पिताजी, क्या आपको याद है, हम दोनों सोल अखाड़े में 2 नए मास्टर्स से हारे थे। उन्हीं में से एक तरुण था। अगर तरुण नहीं रोकता तो इसकी पार्टनर हमें जान से मार डालती। इसी ने उस दिन हमारी जान बचाई थी। अपने बेटों के मुंह से यह सुनकर उनका पिता काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी ड्रैगन तरुण से पूछते हैं, तरुण, तुम 30 लेवल पर पहुंच गए? टाइगर पूछते हुए कहता है, क्या तुम ही वो हो जिसके बारे में हमारे कारीगर बता रहे थे, जो यहां हमारे लिए एक बड़ा काम लेकर आया है? इस पर तरुण हल्के से मुस्कुराकर हां में अपनी गर्दन हिला देता है। तरुण के बारे में इतना सब जानने के बाद ड्रैगन और टाइगर के पिता तरुण से माफी मांगते हुए कहते हैं, सोल सम्मानित तरुण,
तुम पर पहले शक करने के लिए मैं माफी मांगता हूं। जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर दुकान मालिक सम्मान के साथ तरुण का कार्ड वापस कर देता है और तरुण वहां से स्कूल वापस आ जाता है। क्योंकि शाइन स्कूल काफी बड़ा था और कई किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ था, इसलिए तरुण स्कूल की सीमा के अंदर ही जंगल से थोड़ी दूर एक चट्टान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तरुण आज खुश था क्योंकि मान कबीले को अपनी इस दुनिया के अंदर मान समुदाय के नाम से स्थापित करने के लिए उसका पहला कदम पूरी तरह से सफल साबित हुआ था। वो इसी बारे में सोच रहा था कि तभी जिया उसे ढूंढती हुई वहीं उसके पास आ जाती है। जिया तरुण से पूछते हुए कहती है, तरुण, तुम यहां खड़े होकर क्या सोच रहे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तरुण अपनी सोच में डूबा हुआ था और जिया की आवाज सुनकर वो पीछे से आती जिया की तरफ देखता है और जिया की बात का हिचकिचाते हुए जवाब देता है, मैं बस हमारी इस लाइफ के बारे में, पापा और तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। यह सुनकर जिया शर्मा जाती है और शर्माते हुए पूछती है, तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? तरुण बताते हुए जवाब देता है, मैं सोच रहा था कि तुम केवल 30 पर इतनी जल्दी क्यों पहुंच गई। यह सुनकर जिया गुस्से से तरुण को घूरते हुए कहती है, तुम बस इसके बारे में ही सोच रहे थे। इस पर तरुण मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं केवल इसके बारे में ही नहीं सोच रहा था। यह सुनकर जिया के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है और वो बेसब्री से पूछती है, तो बताओ तुम और क्या सोच रहे थे? इस पर तरुण हल्के से मुस्कुराते हुए शांत खड़ा हो जाता है। यह देखकर जिया कहती है, ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, पर हां, तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि मास्टर का ये कहने से क्या मतलब था कि बेकसूर इंसान अपनी एबिलिटी की वजह से मुसीबत में पड़ता है। तरुण जिया को बताता है, मास्टर ने मुझे बताया कि ये जो सोलबोन मेरी पीठ पर है ये काफी अनोखी है। जिया तरुण से ये सुनकर बताते हुए कहती है, मैंने इसके बारे में सुना है। ये सोलबोन एक ऐसी चीज है जो सोल बीस्ट का शिकार करते समय बहुत कम दिखाई देती है। सही कहा ना? तरुण जवाब देते हुए कहता है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मास्टर ने केवल इतना कहा है कि यह केवल एक विशेष स्थिति में ही दिखाई देती है, पर यह कोई नहीं जनता की वो विशेष स्थिति क्या होती है। जो एक सोल बोन मेरी पीठ पर है वो बाहरी जुड़ी हुई सोल बोन है जो एक प्रीमियम सोल बोन के बराबर है। जिया इस पर तरुण के साथ मजाक करते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं वादा करती हूं मैं किसी को भी तुम्हारी ये सोल बाएं छीनने नहीं दूंगी। तरुण ये सुनकर जिया को तिरछी नजरों से घूरने लग जाता है और ये देखकर जिया तरुण के हाथ को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अब कोई मजाक नहीं, पर अब तो थोड़ा मुस्कुरा देना यार। क्या एकदम से सख्त होकर खड़े हो जाते हो? अच्छा प्रॉमिस, मैं किसी को भी तुम्हारी सोल बोन छीनने नहीं दूंगी, सच्ची। इस पर तरुण हल्के से उसके सिर पर मारकर कहता है, हाँ ये तो कोई छीनने की चीज है ना, पर मैं तुमसे वादा करता हूं मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और तभी मैं अपनी भी रक्षा कर पाऊंगा। तरुण पूरी तरह से सीरियस हो चुका था और अब जिया के दिनों हाथ पकड़कर कहता है, जिया मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और हमें दोनों हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? तरुण को इतना सीरियस देखकर जिया भी सीरियस हो जाती है और तरुण के करीब आकर जवाब देती है, मान हम हमेशा साथ रहेंगे तरुण। ये पल काफी ज्यादा इमोशनल और रोमांटिक हो चुका था और अब तरुण और जिया दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ किस्सा करने के लिए बढ़ने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को किस्सा करने ही वाले थे कि तभी पीछे से नैना और ओस्कर की आवाज आती है, तरुण। आवाज सुनते ही तरुण और जिया दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और पीठे पीठ करके खड़े हो जाते हैं। ओस्कर और नैना दोनों तरुण और जिया को ढूंढते फिर रहे थे और इसीलिए तरुण को पुकार रहे थे, पर दोनों ने गलत समय पर आकर जिया और तरुण का रोमांटिक पल खराब कर दिया था। दोनों बस किस्सा करने ही वाले थे और बहुत करीब से हट गए। तरुण और जिया दोनों के गाल इस समय लाल हो चुके थे और दोनों एक दूसरे से पीठ करके खड़े हुए थे। तरुण आवाज की पहचान करके जिया को बताते हुए कहता है, ये आवाज ओस्कर जैसी लग रही है। नैना के जैसी भी लग रही है, जिया बताती है। तरुण अब जिया की तरफ चेहरा करके खड़ा होकर कहता, हाँ, इससे पहले कि वो हमें ढूंढे
हम ही यहां से चलते हैं। चलो चलते हैं जिया। जिया जवाब देती है, ठीक है चलो। तरुण और जिया दोनों अब वहां से ओस्कर और नैना की तरफ ही चल देते हैं। ओस्कर और नैना दोनों जंगल में से होते हुए तरुण और जिया को ढूंढ रहे थे। तभी तरुण और जिया खुद ही उनके सामने आ जाते हैं और फिर वो सभी साथ में वहां से जाने लगते हैं। ओस्कर तरुण से पूछते हुए कहता है, हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, पर वैसे तुम दोनों कहां चले गए थे? तरुण जवाब देते हुए बताता है, हम दोनों कहीं भी नहीं गए थे, हम बस चट्टानों से हवा को महसूस कर रहे थे। ये सुनकर ओस्कर तरुण के मजे लेते हुए कहता है, बस हवा को ही महसूस कर रहे थे या कुछ और भी कर रहे थे? बोलो बोलो। ये सुनकर तरुण और जिया दोनों के गाल लाल पड़ जाते हैं और वो दोनों एक साथ जवाब देते हैं, हम बस हवाएं महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे देखकर ओस्कर मुस्कुराने लगता है और कहता है, ओह हो, तो ये बात है। तो फिर तुम दोनों के गाल टमाटर की तरह लाल क्यों पड़ रहे हैं? लगता है कि कुछ तो बात है। इतना कहकर ओस्कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगता है और तरुण और जिया दोनों नजरें झुकाए शर्माते हुए पीछे आने लगते हैं। नैना बताती है, मोहित जाग चुका है। स्कूल के डीन ने कहा कि ये शाइन स्कूल बहुत खुशकिस्मत था कि शाइन जंगल से सभी सही सलामत आ गए और तरुण, ऑस्कर और जिया, तुम तीनों अब लेवल 30 पर पहुंच गए हो। तभी ऑस्कर बात काटकर बताता है, इसलिए उन्होंने आज रात जश्न मनाने के लिए सोचा है। यह सुनकर तरुण और जिया खुश होकर पूछते हो, क्या सच में? नैना जवाब देती है, हां बिल्कुल। रात हो चुकी थी और स्कूल के घरों के सामने खाली जगह पर आग जली हुई थी, जिसके आसपास स्कूल के टीचर और सभी बच्चे खड़े हुए थे। वहां खाने के लिए अच्छा शाही खाना और पीने के लिए काफी शरबत रखा हुआ था। सभी बच्चे और टीचर खाने पीने का काफी लिफ्ट उठा रहे थे। डीन अपने हाथ में वाइन की बोतल पकड़े उसे ऊपर उठाकर जोर से कहते हैं, मेरे प्यारे शैतानों, ये जाम तुम्हारी जीत के नाम। आज इस रात को अच्छे से जश्न मनाओ। कल से तुम्हें नरक का जीवन मिलेगा क्योंकि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग चालू है। इतना कहकर डीन उस वाइन की बोतल को सीधा मुंह के लगाकर गटकने लग जाते हैं। मास्टर डीन को रोकते हुए कहते हैं, फरहान, इतना पीने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कल से बच्चों की ट्रेनिंग भी करवानी है। डीन बोतल को मुंह से हटाकर जवाब देते हुए मास्टर से कहते हैं, अरे हटो यार, कल की कल देखी जाएगी, आज तो जश्न मनाने दो। मेरे स्कूल के 3 बच्चों ने 16 सम्मान का लेवल पाया है, आज मत रोको, आज तो पीने दो। इतना कहकर डीन फिर से बोतल को मुंह से लगाकर गटकने लग जाते हैं। एपिसोड 74 सुबह हो जाती है और डीन अभी तक फटकार कर सो रहे थे, जबकि आज उन्हें बच्चों की ट्रेनिंग शुरू करनी थी। डीन बड़ी जोर से खर्राटे मारते हुए मजे से सो रहे थे, मानो कई सालों की नींद आज पूरी कर रहे हों। पर यह तो होना ही था, कल रात वाइन झिककर जो पी ली थी। मास्टर घर में नीचे बैठकर डीन का इंतजार कर रहे थे। मास्टर इंतजार करते हुए कहते हैं, ये फरहान आज अभी तक नहीं उठा। मैंने पहले ही बोला था कि ज्यादा मत पीना, पर जब तो मेरी एक नहीं सुनी और अब देरी कर रहा है। सब बच्चे बस आते ही होंगे, ये उठने वाला नहीं है। लगता है कि मुझे ही जाकर इसे उठाना पड़ेगा। इतना कहकर मास्टर खड़े होते हैं और डीन के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। मास्टर दरवाजा खोलकर देखते हैं कि डीन अभी तक सोया हुआ था। यह देखकर मास्टर उसके पास जाकर उसे उठाते हुए कहते, फरहान उठ जा, कब तक सोएगा, सुबह हो चुकी है। डीन नींद में बड़बड़ाते हुए कहते हैं, क्या यार सोने देना, कई अरसों बाद इतनी नींद आई है, तू जा मुझे सोने दे। मास्टर डीन के मुंह से यह सुनकर कहते हैं, शाइन स्कूल का डीन अगर खुद इतनी देर तक सोएगा तो उसके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्या सीख मिलेगी। सुबह हो चुकी है और सूरज निकल आया है, सभी बच्चे बस आते ही होंगे। भूलो मत कि आज से बच्चों की ट्रेनिंग शुरू है और हमें बच्चों को सिखाना है। इतना सुनकर डीन की सारी नींद भाग जाती है और वो झट से खड़ा होकर पूछता है, क्या आज ज्यादा ही लेट हो गया? इस पर मास्टर हां में अपनी गर्दन हिला देते हैं और डीन फटाक से अपने बिस्तर पे से उतरकर बाहर की तरफ भागता है।
दूसरी तरफ ओस्कर भी अभी तक खर्राटे मारता हुआ सो रहा था। तरुण ओस्कर को जगाते हुए कहता है, ओस्कर सुबह हो चुकी है, उठ जाओ, ये सोने का समय नहीं है। ओस्कर नींद में बड़बड़ाते हुए जवाब देता है, शोर मत मचाओ, मुझे सोने दो। ये सुनकर तरुण उसे याद दिलाते हुए कहता है, क्या तुम मास्टर की बात भूल गए? इतना सुनकर ओस्कर मास्टर की कहीं बात को याद करने लगता है। मास्टर बताते हैं, मैं किसी भी बच्चे को सुबह के नाश्ते के लिए लेट होता नहीं देखना चाहता, वरना फिर इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार होगे और सजा के लिए भी। मास्टर की कहीं ये बात याद करके ओस्कर की नींद फुर्र हो जाती है और वो बिस्तर छोड़ सीधा खड़ा हो जाता है। ओस्कर अब तरुण से कहता है, तो क्या अब चले? तरुण जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। अब वो दोनों अपने कमरे में से निकलकर बाहर जाने लगते हैं। मास्टर स्कूल की रसोई के अंदर थे और वो बच्चों के लिए खुद खाना बना रहे थे। रसोई काफी बड़ी थी और खाना पकाने की भट्टी के थे के सामने बड़ी थी मेज थी, जिसके पास कुर्सियां भी रखी हुई थी। तभी तरुण और ओस्कर दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और मास्टर को खाना बनाता देखकर तरुण चौंक जाता है और उन्हें पुकारता है वो मास्टर। तरुण की आवाज सुनकर मास्टर पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम कभी भी लेट नहीं होते। ओह, ओस्कर भी यहां साथ आया है, चलो आओ और मेरे बनाए खाने की छक्कर बताओ। तुम सब बड़े हो रहे हो तो तुम्हें अच्छा पोषक आहार मिलना चाहिए। एक अच्छे तंदुरुस्त शरीर के बिना तुम इतनी सारी सोल पावर को कैसे झेल जाओगे? इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब बनाया है। मास्टर ने मेज पर चिकन, अंडे, दूध, चावल, दालें और तरह तरह की सब्जियां पका कर रखी हुई थी। इतनी सारी खाने की चीजें और उन सभी में से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। इतना खाना देखकर ओस्कर के मुंह में पानी आ जाता है और वो मास्टर का शुक्रिया करता है, शुक्रिया मास्टर। मास्टर अब उन दोनों से कहते हैं, चलो जल्दी से खाना खा लो, इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। तरुण और ओस्कर दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। यहां तो काफी अच्छी खुशबू उठ रही है, लगता है कि आज काफी अच्छा खाना बना है। पीछे से अंदर आती हुई जिया कहती है। आवाज सुनकर तरुण, ओस्कर और मास्टर तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं। जिया, नैना और जोया तीनों साथ में अंदर आती है और साथ में मास्टर को सुबह की नमस्कार करती है, गुड मॉर्निंग मास्टर। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो आओ और तुम भी खाना खा लो, मास्टर तीनों लड़कियों से कहते हैं। जैसे ही तीनों लड़की आगे बढ़ती है, एकदम से पीछे से मोहित बड़ी तेजी से अंदर आता है और सीधा खाने पर टूट पड़ता है। जैसे ही मोहित एक लेग पीस उठाने की कोशिश करता है, उससे पहले ओस्कर उसे उठा लेता है और वहां से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। मोहित खाने का भूख था और कोई उसका खाना छीने उसे ये बर्दाश्त नहीं था। वो गुस्से में कहता है, मुझे मेरा लेग पीस दे दे ओस्कर। ओस्कर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, दम है तो ले ले मोटे। मोहित तुरंत उसकी तरफ भागता है, पर ओस्कर उसके हाथ नहीं आता। दोनों ऐसे ही एक दूसरे के आगे पीछे भागते रहते हैं। तभी धनुष भी वहां आ जाता है और ओस्कर और मोहित को ऐसे देखकर वो भी अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि वो दोनों एक लेग पीस के लिए वहां दौड़ लगा रहे थे। ओस्कर फिर से मोहित को चिढ़ाते हुए कहता है, तू बहुत मंदा है मोटू, चल थोड़ा और जोर लगा अगर मुझे पकड़ना है। ये लेग पीस मुझे दे दे ओस्कर, वरना मैं तुझे ही इसकी तरफ भून डालूंगा, मोहित गुस्से में कहता है। धनुष उन दोनों के इस ड्रामे से तंग आकर जोर से कहता है, मोहित, ओस्कर, दोनों शांत हो जाओ और शांति से बैठकर नाश्ता कर लो, समझे? धनुष की कड़क आवाज सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं और वापस से कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। मोहित अब झपटा मारकर ओस्कर के हाथ में से वो लेग पीस छीन लेता है और खाने लग जाता है। सभी बच्चे अब बैठकर साथ में नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद सब बाहर ग्राउंड में आकर लाइन से खड़े हो जाते हैं। मास्टर उनके सामने खड़े हुए थे और उनसे कहते हैं, आज तुम सब नाश्ता करने के लिए आए, ठीक वैसे जैसे तुमने वादा किया था, और ये काफ़ी अच्छी शुरुआत है, पर खाने को पचने के लिए समय चाहिए होता है। तुम एकदम से ज़ोरदार एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगली बार मैं तुम्हारे लिए सुबह 5 बजे नाश्ता तैयार करूंगा। अगर तुम 1 घंटे के अंदर नाश्ता करने नहीं आए तो फिर उसके बाद तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा, समझे? ये सुनकर सभी बच्चों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब 5 बजे उठना पड़ेगा। वो सभी साथ में जवाब देते हैं, समझ गए मास्टर। मास्टर बच्चों का जवाब सुनकर कहते हैं, बहुत अच्छे, आगे मैं तुम्हारे लिए इंटेंसिव ट्रेनिंग से शुरुआत करूंगा। धनुष आगे आओ। अपना नाम सुनकर धनुष तुरंत आगे आ जाता है। मास्टर धनुष को बताते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं, अभी से इनमें से किसी भी एक को बिना चोट पहुंचाए एक एक करके तुम्हें हराना है।
मास्टर के मुंह से यह सुनकर धनुष चौंक जाता है और चौंक कर पूछता है, क्या? मास्टर उसे हैरान देखकर बताते हैं, तुम्हारी आत्मा शक्ति 37 लेवल पर है। तुम्हारे पास इन सबसे ज्यादा सोल पावर है और इनके पास सबसे ज्यादा सोल पावर बस तरुण के पास है और वो लेवल 31 की है। मतलब इनमें से किसी के पास भी तुमसे ज्यादा पावर नहीं है। क्या तुम्हें अब भी इससे कोई परेशानी है? धनुष शांत खड़ा हुआ था और सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। तभी मास्टर तरुण से कहते हैं, तरुण आगे आओ। तरुण आगे आ जाता है और मास्टर उसे बताते हुए कहते हैं, तुम अपनी तीसरी सोल स्किल का इस्तेमाल नहीं करोगे और ना ही अपने स्पेशल हथियार का। तरुण जवाब देता है, ठीक है मास्टर। मास्टर अब आगे उनसे कहते हैं, ठीक है तो अब तुम शुरू कर सकते हो। धनुष तभी मास्टर को टोकते हुए कहता है, रुकिए मास्टर, यह बिल्कुल गलत है। तरुण का लेवल मेरे लेवल से कम है। अगर आप इसकी सोल स्किल पर प्रतिबंध लगा दोगे तो फिर मुकाबला करने का मतलब ही क्या है? मास्टर धनुष को समझाते हुए बताते हैं, अगर तरुण ने अपनी तीसरी सोल स्किल का इस्तेमाल किया तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। एक नियंत्रण करने वाला सोल मास्टर एक से एक के मुकाबले में अच्छा साबित होता है। ओस्कर और मोहित ये सुनकर धनुष पर हंसने लगते हैं और ये सुनकर धनुष को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मास्टर सीधा ये कह रहे थे कि पावर ज्यादा होने के बाद भी वो तरुण से नहीं जीत पाएगा। धनुष को इस बात से गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। मास्टर आगे धनुष से कहते हैं, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तरुण की सोल स्किल पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। साथी होने के साथ तुम्हें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए कि इसकी एबिलिटी किससे बेहतर है। इतना कहकर मास्टर वहां से हट जाते हैं और धनुष और तरुण दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एपिसोड 75। सभी बच्चे और मास्टर थोड़े दूर खड़े हो गए थे और तरुण और धनुष दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और लड़ने के लिए तैयार होकर अपनी अपनी सोल को बाहर निकाल लेते हैं। धनुष एकदम से सफेद टाइगर में बदल जाता है और तरुण के सीधे हाथ से उसकी सोल नीला पौधा निकल आती है। बाकी सब उनकी लड़ाई को देखने के लिए काफी उत्सुक हो रहे थे। लड़ाई तरुण और धनुष की होने वाली थी और उनसे दूर खड़ा मोहित जोश में आकर ऑस्कर को अपनी बगल में देकर पीटने लग जाता है। ऑस्कर मोहित के पेट में जोर से कोहनी मारकर खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है और गुस्से में उसे धमकाते हुए कहता है, अगली बार ऐसा किया ना मोटे तो मैं तेरी मुर्गी को पकाकर खा जाऊंगा। ज्यादा ही जोश आ रहा है तो जाकर तरुण या धनुष से लड़ना। मुर्गी सुनकर मोहित तेज आवाज में कहता है, वो कोई मुर्गी नहीं है, मेरी सोल फीनिक्स है, समझा। ऑस्कर इस पर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ, उड़ने वाली मुर्गी ही तो है। ये सुनकर मोहित को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी मास्टर उन दोनों को ऐसे देखकर धमकाते हुए कहते हैं, तुम दोनों कभी शांत नहीं रह सकते क्या? जब देखो लड़ते रहते हो। अगर तुमने एक बार और ऐसे किया तो फिर सजा के लिए तैयार रहना, वरना शांति से मुकाबला देखो। उन दोनों को डांट पड़ता देखकर तीनों लड़कियां उन पर हंसने लग जाती हैं और अब वो दोनों शांत खड़े हो जाते हैं। तरुण और धनुष अपनी अपनी सोल को बाहर निकालकर लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए थे। तरुण धनुष को चैलेंज करते हुए कहता है, धनुष, अगर तुमने मेरी तीसरी सोल स्किल को तोड़ दिया तो तुम जीत जाओगे। यह सुनकर धनुष सख्त होकर जवाब देता है, अगर ऐसा है तो फिर सावधान हो जाओ। इतना कहकर धनुष सीधा तरुण की तरफ तेजी से हमला करने के लिए भागता है। तरुण भी तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जमीन पर हाथ मारता है। उसके ऐसा करने से जमीन के अंदर से जड़ें निकलकर धनुष को जकड़ने के लिए बढ़ने लगती है। धनुष उन्हें तोड़ने के लिए अपने नुकीले पंजों से जड़ों पर वार करता है, पर उसका एक भी वार आज तरुण के पौधे की जड़ों को काट नहीं पाता। तभी तरुण के पौधे की जड़ें धनुष को चारों तरफ से जकड़ लेती है। ये देखकर धनुष चौंक कर कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है? मैं आज इन्हें काट क्यों नहीं पा रहा हूं? बाकी सभी तरुण की इस स्किल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि तरुण के नीले पौधे की जड़ें अब काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। नैना चौंक कर मन ही मन कहती है, हालांकि तरुण के पौधे की जड़ें पहले से पतली हो चुकी है, पर इंसानी चेहरे वाली मकड़ी की सोल रिंग की वजह से यह पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। धनुष बुरी तरह से तरुण की सोल की जड़ों में जकड़ चुका था।
और वो खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। इसलिए धनुष अपनी दूसरी सोल रिंग का इस्तेमाल करता है। उसके ऐसा करने से उसकी ताकत बढ़ने लग जाती है और तरुण की जड़ें कमजोर होने लग जाती है। यह देखकर जिया घबराते हुए कहती है, ओह नहीं, नीले पौधे की जड़ें टूटने वाली है। मास्टर जिया के पास ही खड़े हुए थे और जिया को समझाते हुए बताते हैं, नहीं, तरुण अभी उससे जीतना नहीं चाहता। वो अपनी पौधे वाली सोल के इस्तेमाल से धनुष को रोक रहा है ताकि उसे अपनी तीसरी सोल स्किल का इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा समय मिल पाए। धनुष की शक्ति बढ़ जाती है और वो एक ही झटके में तरुण की जड़ों को तोड़कर आजाद हो जाता है। धनुष अब तेजी से तरुण पर हमला कर देता है, पर तरुण बड़े ही आराम से उसके वार से बच जाता है और अपनी तीसरी सोल स्किल की एक्टिवेट कर देता है। धनुष दोबारा से तेजी से तरुण पर हमला करता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर तरुण इस बार भी बड़ी आसानी से उसके इस वार से बच जाता है। धनुष थोड़ा आगे जाकर रुकता है क्योंकि वो तेज स्पीड में था और तभी तरुण को मौका मिल जाता है। वो अपनी तीसरी सोल स्किल का इस्तेमाल धनुष पर कर देता है। तरुण के ऐसा करते ही मकड़ी के जाल की तरह जड़ें निकलकर धनुष को चारों तरफ से कैद कर लेती है। ये देखकर बाकी सभी बच्चों की आंखें और मुंह फटे के फटे रह जाते हैं क्योंकि धनुष तरुण के जल में फंस चुका था। धनुष को भी अब अपनी हार नजर आने लगती है और इससे उसे गुस्सा आने लगता है। वो तेजी से ऊपर की तरफ उछलकर एक ताकतवर वार तरुण के उस जाल को तोड़ने के लिए करता है। उसका वो वार काफी ज्यादा ताकतवर था क्योंकि उसके वार से इतनी ताकतवर ऊर्जा निकलती है कि थोड़ी दूर खड़ा तरुण भी उस फोर्स से पीछे की तरफ धकेला जाता है। पर धनुष के इस वार से जाल को कुछ भी नहीं होता। यह देखकर धनुष चौंक कर मन ही मन कहता है, यह कैसे हो सकता है? मेरे इतने ताकतवर वार से भी इसे कुछ नहीं हुआ। धनुष को इस बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जैसे ही अपना एक और वार करने के लिए अपने दोनों हाथों को जोर उठाता है, तभी तरुण अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अब धनुष के हाथों और बाकी शरीर को भी जकड़ लेता है। धनुष अपने आप को छुड़ाने के लिए काफी जोर लगाता है, पर इस बार वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। मास्टर अब आगे आते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब बंद करो। मास्टर के मुंह से इतना सुनकर तरुण अपनी सोल को वापस अपने अंदर समा लेता है और धनुष को छोड़ देता है। मास्टर धनुष को समझाते हुए बताते हैं, हालांकि कंट्रोलिंग ब्रांच का सोल मास्टर वॉर करने में कमजोर होता है, पर वो कंट्रोलिंग में काफी ताकतवर होते हैं। 60 लेवल से नीचे होने के बावजूद भी वो अपने से 10 लेवल ऊपर वाले सोल मास्टर को भी हरा सकते हैं अगर उन्हें सब अच्छे से आता हो। तरुण ने जब धनुष के हाथों को जकड़ा था तब तरुण की जड़ों की वजह से धनुष के हाथ पर घाव हो गया था और जड़ें जहरीली होने की वजह से धनुष के हाथ में जहर फैलने लगता है। वो अभी सीधा खड़ा हुआ था, पर जहर की वजह से उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है और वो जैसे ही जमीन पर गिरने को होता है तभी तरुण दौड़कर उसे पकड़ लेता है। तरुण अब धनुष की बताता है, ये मेरी तीसरी सोल स्किल थी जिसके अंदर मकड़ी के जाले की खूबियां हैं और ये काफी नुकीली, जिसकी वजह से तुम्हारे हाथ पर घाव हो गया और जहर अंदर चला गया। तरुण अब अपनी सोल को वापस से अपने सीधे हाथ में निकाल लेता है और धनुष से कहता है, धनुष बिल्कुल भी हिलना मत, मैं तुम्हारे अंदर से जहर को वापस खींच रहा हूं। इतना कहकर तरुण उसके हाथ पर अपनी शक्ति छोड़कर उसके अंदर से अपना जहर निकालने लगता है। जैसे जैसे जहर धनुष के शरीर में से निकल रहा था वैसे वैसे उसे आराम मिल रहा था और कमजोरी उसके शरीर में से भाग रही थी। मास्टर उनके पास आते हुए धनुष से कहते हैं, धनुष, तूफान के ब्रांच का सोल मास्टर होने की वजह से कंट्रोलिंग ब्रांच तुम्हारी दुश्मन है। जब भी तुम किसी नियंत्रण शाखा वाले सोल मास्टर से भिड़ो तो सबसे अच्छा रास्ता है कि तुम उसे अपने ऊपर नियंत्रण करने ही मत दो। अभी जो तुम्हारा मुकाबला हुआ उसमें तुम्हें तरुण और अपने में दूरी बना लेनी चाहिए थी। मास्टर अब आगे बताते हुए कहते हैं, हर एक सोल मास्टर के अपने गुण और अवगुण होते हैं। यहां इस पूरे संसार में कोई भी परफेक्ट सोल मास्टर नहीं है, लेकिन एक परफेक्ट टीम जरूर है। एक इंसान की शक्तियां ज्यादा ताकतवर नहीं होती, पर एक ताकतवर टीम को कोई नहीं हरा सकता और तुम सातों एक टीम हो। जब साथ में तुम्हारा दुश्मनों से सामना हो तो सबसे पहले आपको जो करना चाहिए वह है एक दूसरे के दोषों की भरपाई करना।
और सभी की खूबियों में सुधार करना। धनुष के शरीर का जहर अब पूरी तरह से तरुण ने निकाल दिया था और मास्टर अब आगे कहते हैं, धनुष, तुम्हारी क्लास आज ही से शुरू रहेगी और अब तुम ओस्कर और मोहित के साथ मुकाबला करोगे। ये सुनकर धनुष सीधा होकर जवाब देता है, ठीक है मास्टर। इतना कहकर धनुष वापस से लड़ने की जगह पर खड़ा हो जाता है और मोहित और ओस्कर को छोड़कर बाकी सब वहां से थोड़ा दूर हट जाते हैं। मोहित धनुष से मजाक में कहता है, बॉस धनुष, तुम अपना गुस्सा मुझ पर नहीं निकाल सकते, समझे? यह सुनकर धनुष गुस्से में उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो और अब लड़ना शुरू करो। अब तभी ओस्कर पावर बढ़ाने की सॉसेज बनाकर मोहित से कहता है, चिंता मत कर मोटे, मैं तेरे साथ हूं। इतना कहकर ओस्कर एक सॉसेज मोहित की तरफ फेंक देता है और मोहित उसे खा अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है। उसके ऐसा करने से एक फीनिक्स बाहर निकल कर आती है और वापस से उसके शरीर में समा जाती है। तभी मोहित के शरीर से आग निकलनी शुरू हो जाती है। मोहित अपनी आग का इस्तेमाल धनुष की तरफ करके तेजी से उसके पास से निकलता है। उसके ऐसा करने से धनुष के बालों में आग लग जाती है और बाकी सब ये देखकर चौंक जाते हैं। धनुष जल्दी से अपने बालों में लगी आग को बुझाता है और फिर गुस्से से मोहित को घूरने लगता है। मोहित लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ था और तभी धनुष सफेद टाइगर की प्रोटेक्शन शील्ड का इस्तेमाल करके गोल्डन लाइट वेव को मोहित की तरफ छोड़ देता है। मोहित भी अपने मुंह से आग का वार अपनी तरफ आती गोल्डन लाइट वेव को रोकने के लिए करता है, जिससे वहां एक धमाका हो जाता है। धनुष इस धमाके से थोड़ा पीछे धकेला जाता है, पर मोहित वैसे ही अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। मोहित धनुष का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हालांकि इसमें काफी ज्यादा पावर लगती है, पर क्या तुम ठीक हो बॉस? मोहित को ऐसे मजाक उड़ता देखकर धनुष व्हाइट टाइगर में बदल जाता है और तेजी से उस पर वार करता है, पर तभी मोहित उसके वार से बचकर ऊपर आसमान में उड़ने लग जाता है। एपिसोड 76। जैसे ही धनुष मोहित पर वार करता है, मोहित ओस्कर की उड़ने वाले सॉसेज खाकर ऊपर आसमान में उड़ जाता है और धनुष के वार से बच जाता है। मोहित को शैतानी करने में काफी ज्यादा मजा आता था। ओस्कर बेचारा लड़ने में कमजोर था, इसलिए वो छुपा हुए था और मोहित छुपे हुए ओस्कर की तरफ इशारा करके धनुष से कहता है, बॉस धनुष, मैं यहां अकेला तुमसे लड़ने नहीं आया था। तभी धनुष की नजर एक घर के पास पड़ी मेज की तरफ जाती है, जिसके नीचे ओस्कर छुपा हुआ था। ओस्कर भी मोहित की बात सुन लेता है और घबरा कर वहां से निकलता है, पर घबराहट में उसका पैर फिसला जाता है और वो मुंह के बल जमीन पर गिरता है। ये देखकर मोहित बड़ी जोर से हंसता है और फिर सीधा अपने मुंह से धनुष की तरफ आग छोड़ देता है। धनुष उसके हमले से बचकर सीधा पहले ओस्कर की तरफ भागता है। अपनी तरफ धनुष को आता देखकर ओस्कर तेजी से वहां से भागने लगता है। धनुष ओस्कर के पीछे और ओस्कर धनुष के आगे आगे भाग रहा था। धनुष मन ही मन कहता है, 1 मिनट बाद उड़ने का असर खत्म हो जाएगा और तब तक इस असिस्टेंट को देख लेते हैं। 1 मिनट के बाद इस लड़ाई को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। ओस्कर डरता हुआ भाग रहा था और जल्दी से उड़ने वाली सॉसेज बनाकर खा जाता है। धनुष उसे पकड़ने ही वाला था, तभी मोहित फिर से धनुष पर हमला कर देता है, पर धनुष उससे फिर से बच जाता है। अब ओस्कर और मोहित दोनों ही हवा में उड़ने लगते हैं और धनुष नीचे जमीन पर था। मोहित तेजी से उस पर आग के गोले फेंकने लगता है और धनुष उसके हमलों से खुद को बचाने लगता है। ओस्कर अब दोबारा से पावर बढ़ाने वाली सॉसेज मोहित को दे देता है और उसे खाने के बाद मोहित की पावर और भी बढ़ जाती है। मोहित के वार अब पहले से ज्यादा ताकतवर और तेज हो जाते हैं और वो लगातार धनुष पर आग के गोले बरसाने लगता है। अब मोहित के हमलों से बचने में धनुष को काफी तकलीफ हो रही थी, पर वो फिर भी हार नहीं मान रहा था। तरुण और बाकी सब खड़े होकर ये देख रहे थे। तरुण ये देखकर मन ही मन कहता है, ओस्कर की पावर बढ़ाने वाली सॉसेज की वजह से मोहित और भी ताकतवर वार कर रहा है और ये अब काफी देर तक ऐसे ही बढ़ी रहेगी। तरुण ये सब मन ही मन सोच रहा था। तभी मास्टर उसे पुकारते हैं, तरुण। जी मास्टर, तरुण जवाब देता है। मास्टर अब बताते हैं, अभी तुमने अपनी तीसरी सोल स्किल धनुष पर इस्तेमाल की थी, तो अब उसकी अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने में मदद करो। मास्टर अब जिया से कहते हैं, जिया, अपनी तीसरी सोल स्किल को दिखाओ और उसके लिए तुम और तरुण जाकर अपना एक अलग मुकाबला करो।
जैसा आप कहें मास्टर, जिया जवाब देती है और फिर तरुण और जिया भी लड़ने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। जिया तरुण को आगाह करते हुए कहती है, तरुण थोड़ा संभल कर। जिया के इतना कहते ही तरुण अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है और तभी तरुण के चारों तरफ से उसके पौधे की जड़ें निकल आती है। ये देखकर जिया तरुण से कहती है, तरुण, कि तुम्हें इतना सतर्क रहने की जरूरत है। इतना कहकर जिया अपनी दूसरी सोल रिंग का इस्तेमाल कर देती है। उसके ऐसा करते ही जो भी जिया की आंखों में देख लेता था वो अपना आपा खो देता था और जिया के वश में हो जाता था। तरुण की नजरें जैसे ही जिया की नजरों से मिलती है, एकदम तरुण भी जिया के वश में आ जाता है और वो अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो देता है। तरुण की सोल वापस से उसके शरीर के अंदर समा जाती है। तरुण अपने ही मन ही कैद हो चुका था और उसे चारों तरफ हंसती हुई जिया नजर आ रही थी, जिसे देखकर वो उस पर लट्टू होने लग जाता है। पर तरुण जिया की इस स्किल से वाकिफ था, इसीलिए वो समझ जाता है कि ये सब जिया के चार्म का असर है। तरुण कोशिश करता है और जिया के चार्म को तोड़कर उससे बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद तरुण मन ही मन कहता है, जिया की दूसरी सोल स्किल जो कि किसी को भी उसके चार्म में फंसा लेती है, ये काफी मजबूत है और इससे खुद को बचाने के लिए मुझे जिया के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। तरुण अब सीधा जिया पर वार करने के लिए उसकी तरफ भागता है और जिया भी तेजी से उसकी तरफ भागती है। तभी तरुण रुककर अपनी तीसरी सोल स्किल का इस्तेमाल कर देता है। तरुण के ऐसा करते ही चारों तरफ से मकड़ी के जाले की तरह जड़े जाल के रूप में निकलकर जिया को पकड़ने के लिए उसकी तरफ तेजी से आने लगती है। जिया तेजी से उनसे बाहर निकलने के लिए ऊपर की तरफ उछलती है और ये देखकर तरुण जाल को ऊपर की तरफ बढ़ा देता है, पर तभी एकदम से जिया वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर नैना चौंक कर कहती है, अरे जिया हवा में कहां गायब हो गई। तरुण भी सतर्क होकर ध्यान से चारों तरफ उसे देखने लगता है। तभी जिया अचानक से उसके पीछे आ जाती है और अपने पैरों से तरुण की गर्दन को पकड़कर उसे ऊपर हवा में उछाल देती है। जिया तभी तरुण के दोनों हाथ पकड़कर उसकी छाती में लात मारने की कोशिश करती है, पर तरुण उसकी इस चाल से अच्छे से वाकिफ था और अपनी छाती में जिया के दोनों पैर लगने से पहले तरुण हल्का सा मुड़ जाता है और इससे जिया का वार तरुण को लगने से बच जाता है। तरुण के दोनों हाथ जिया ने कसकर पकड़ रखे थे और अब वो जोर से तरुण को जमीन पर पटकने की कोशिश करते हुए तरुण से कहती है, अब तो तुम गए तरुण। तरुण ये सुनकर जवाब देता है, बिल्कुल भी नहीं जिया। इतना कहकर तरुण अपनी तीसरी सोल स्किल का इस्तेमाल करके जिया और खुद को साथ में जकड़ लेता है। जिया छूटने की कोशिश करती है पर वो अपने आप को नहीं छूटा पाती। तरुण और जिया दोनों साथ में ऊपर से जमीन पर गिरने वाले थे और तभी तरुण खुद नीचे आ जाता है जिससे जिया को चोट न लगे। वो दोनों सीधा नीचे गिरते हैं, पर क्योंकि तरुण नीचे था इसीलिए जमीन पर सीधा वो गिरता है और जिया उसके ऊपर थी, इसलिए जिया उसके ऊपर ही लेटी रहती है। पास ही में धनुष की लड़ाई ओस्कर और मोहित से चल रही थी। ओस्कर मोहित के लिए दोबारा से पावर बढ़ाने वाली सॉसेज बना लेता है और मोहित लगातार धनुष पर आग के गोले बरसा रहा था, जिससे धनुष खुद को मुश्किल से बचा पा रहा था। आज धनुष को ऐसे देखकर जोया को काफी दुख हो रहा था। उसे ऐसे देखकर साफ नजर आ रहा था कि उसके दिल में भी प्यार वाली घंटी बजने लगी थी। उन्हें लड़ते हुए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मास्टर अब उनसे रुकने के लिए कहते हैं, अब बस बहुत हुआ, सब रुक जाओ। मास्टर की बात सुनकर सब रुक जाते हैं। तभी ओस्कर की 1 मिनट पूरी हो जाती है और वो सीधा जमीन पर गिरता है। धनुष भी काफी थक चुका था और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मोहित बड़े ही स्टाइल से नीचे जमीन कर उतरता है और फिर अपने लाल बालों में स्टाइल से हाथ मारता है। तरुण भी अपने जाल से जिया और खुद को आजाद कर देता है और खड़ा हो जाता है। जिया जमीन पर बैठी हुई थी और तरुण उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जिया उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है और उसके पेट में हल्के से घूंसा मारकर पूछती है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? इस पर तरुण हंसकर अपना पेट पकड़कर जवाब देता है, तब तो नहीं लगी पर अब जरूर लगी है। अब सभी बच्चे साथ में मास्टर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। मास्टर उनके चेहरे देखकर कहते हैं, चुप मत रहो और मन में जो चल रहा है जल्दी से बको।
धनुष आगे आकर सख्त होकर कहता है, यह सही नहीं था। अगर मेरी सोल पावर खत्म नहीं होती तो ये मेरे सामने खड़े भी नहीं हो पाते। इतना कहकर धनुष मोहित को गुस्से से घूरने लगता है और मोहित भी उसे ऐसे देखकर जलाने में कमी नहीं करता। वो भी मुस्कुराते हुए उसे घूरने लगता है। धनुष की बात का जवाब देते हुए मास्टर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारा दुश्मन तुमसे लड़ने तभी आएगा जब तुम्हारी पावर पूरी होगी? ये सुनकर धनुष चौंक जाता है। मास्टर आगे बताते हैं, तुम जानते हो कि ऑस्कर मशरूम सॉसेज बनाता है, तो फिर तुमने मोहित को उन्हें खाने ही क्यों दिया? मास्टर की बात सुनकर धनुष पर उनका कोई जवाब नहीं बनता और वो शांत होकर खड़ा हो जाता है। मास्टर उसे आगे बताते हैं, तुम्हें शुरुआत से ही उन्हें रोकना चाहिए था। अगर तुम शुरुआत से ही उन्हें रोकते या फिर अपनी सोल पावर को बचाने की कोशिश करते तो तुम इनसे जरूर जीतते। मोहित खुश होकर धनुष को चिढ़ाते हुए मास्टर को बताता है, मुझे तो काफी मजा आया मास्टर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बॉस धनुष को हरा पाऊंगा। कसम से मजा ही आ गया। ऑस्कर, तुम्हारी सॉसेज काफी कमाल की है। यह सुनकर ऑस्कर अपनी बड़ाई मारते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, ऐसा तो होना ही था। अब मैं सोल सम्मानित लेवल पर जो हूं। मास्टर उनकी बात सुनकर उनसे पूछते हैं, क्या तुम दोनों को अपने ऊपर गर्व हो रहा है? मास्टर के मुंह से यह सुनकर ऑस्कर और मोहित दोनों चुप हो जाते हैं। मास्टर अब मोहित से कहते हैं, मोहित तुम मुझे बताओ, जब ऑस्कर की उड़ने वाली सॉसेज का असर खत्म हो गया था तो तुमने उसे नीचे गिरने क्यों दिया? अगर धनुष के पास इस पर हमला करने की पावर होती तब तुम क्या करते? मास्टर की बातों का मोहित पर जवाब नहीं बन रहा था और वो इसलिए ऑस्कर के पीछे छुपने लगता है। मास्टर अब ऑस्कर से कहते हैं, ऑस्कर, अब तुम फूड ब्रांच का सोल मास्टर होने के नाते सबसे जरूरी है कि तुम सबसे पहले खुद को बचाओ। अगर यह तुम्हारी मदद नहीं करता है तो क्या तुम्हें इसे पकड़कर साथ में उड़ता नहीं रहना चाहिए था? अगर धनुष तुम्हारा दुश्मन होता तो अब तक तुम मर चुके होते। यह सुनकर नैना चौंक जाती है और चिंता में पड़ जाती है। ऑस्कर की भी नजरें नीचे जमीन की तरफ झुक जाती है।